सबका स्वागत करती हूँ मैं शशि द्विवेदी आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है शशि की पाठशाला। और हम लोग तैयारी कर रहे हैं श्रेष्ठा और पीएम एसएसवी की। इसी संदर्भ में हम लोग पॉलिटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें संसद से कुछ क्वेश्चन लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए देखते हैं ये आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी होती है? तो भारतीय संसद लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है। तो इस प्रकार 3 सदनों से मिलकर बनी होती है। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? संसद का उच्च सदन होता है राज्यसभा, 6 वर्ष के लिए होता है और ये कभी विघटित नहीं होता है, इसीलिए इसको उच्च सदन कहते हैं। लोकसभा को कहा जाता है निम्न सदन। तो संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो संसद का उच्च सदन होता है राज्यसभा। ये होता है 6 वर्ष के लिए, ये होता है 5 वर्ष के लिए। चूँकि ये कभी विघटित नहीं होता है, इसलिए उसको उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को कहते हैं निम्न सदन। अगला प्रश्न है, संसद में मनी बिल को कौन प्रस्तुत करता है? तो मनी बिल को राज्यसभा, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इस वित्त मंत्री हमारे प्रस्तुत करते हैं। अगला प्रश्न है, संसद का अधिवेशन बुलाने की शक्ति किसके पास है? अधिवेशन बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है और अधिवेशन बुलाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। और दोनों सदनों की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। संसद के किसी सदस्य को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किसी सदस्य को अगर हटाना है तो उसको निष्कासन कहते हैं, लेकिन अगर राष्ट्रपति के को हटाने की बात हो रही है तो वो महाभियोग कहलाता है। लोकसभा में न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? लोकसभा में आप 25 वर्ष के हैं तो आप लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, ये योग्यताएं हैं न्यूनतम। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा के लिए होनी चाहिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। संसद में विधेयक पारित होने के बाद उसे कानून बनाने के लिए किसकी मंजूरी? किसी भी विधेयक, कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक उस पर राष्ट्रपति का साइन नहीं हो सकता है। तो किसी सहमति होनी चाहिए? राष्ट्रपति की। कोई भी विधेयक नहीं बन सकता है तो कानून बनने से पहले राष्ट्रपति की सहमति लेनी पड़ती है, साइन होना चाहिए, उनकी अनुमति होनी चाहिए। संसद की संयुक्त बैठक किस मामले में बुलाई जाती है? जब किसी मामले में दोनों पक्षों में मतभेद होता है किसी विधेयक को लेकर, तब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो सामान्य विधेयक पर मतभेद होने पर संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार से 10 क्वेश्चन है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या है 6। पहले 7 थी। विधि के अधिकार को हटा दिया गया है और उसको लीगल में जोड़ दिया गया है, लीगल राइट्स कर दिया गया है फंडामेंटल राइट्स से, तो इसलिए अब हो गए हैं 6, पहले थे 7। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार भाग 3 में वर्णित है और नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब बोलने की स्वतंत्रता, अपने आप को व्यक्त करने की स्वतंत्रता किसके अंतर्गत आती है? वो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो स्वतंत्रता की बात हो रही है, बोलने की स्वतंत्रता की बात हो रही है, तो स्वतंत्रता का अधिकार है ये। कौन सा अधिकार संविधान द्वारा निलंबित नहीं किया जा सकता है? मतलब संविधान इसको सस्पेंड नहीं कर सकती है, तो कौन सा अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। सभी अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ये सारे जब इमरजेंसी वगैरह लगता है या युद्ध की स्थिति आती है तो बहुत से अधिकार, जैसे स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित कर दिया जाता है, अभिव्यक्ति के अधिकार को सीमित कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, लेकिन जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को संविधान द्वारा निलंबित नहीं किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अनुच्छेद 21 में दिया गया है। राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो राइट टू एजुकेशन अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार है, 19 बोलने का अधिकार है, अनुच्छेद 21A में राइट टू एजुकेशन आया है। राइट टू एजुकेशन अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया।
अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो शिक्षा, समानता, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान मतलब संविधान में संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? तो ये लीगल अधिकार हो गया है, लीगल राइट्स हो गया है। पहले ये संपत्ति का अधिकार जो था वो मौलिक अधिकार था, फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब ये फंडामेंटल राइट्स को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। भारत में अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा और संस्कृति की रक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में लिया गया है? तो अनुच्छेद 19, 21। अनुच्छेद 19 तो स्वतंत्रता का है। 21 अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा एवं संस्कृत के लिए ये संस्कृत की रक्षा का अधिकार है, अनुच्छेद 29। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, 19 से 19, 20, 25, 26, 24, 25। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 और 24। बाल श्रम के शोषण से है, और जो ज़बरदस्ती बंधुआ मजदूरी से, इन सब 23-24 में आ जाते हैं। भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में प्राप्त होती है? धार्मिक स्वतंत्रता तो अनुच्छेद 12 तो समानता से संबंधित है, 19 स्वतंत्रता से संबंधित है, और 29-30 संस्कृत और भाषा से संबंधित है। तो अनुच्छेद 25-28 धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। ये थे मौलिक अधिकार। हम नीति निर्देशक तत्व से 10 प्रश्न लाए हैं। नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करवाने के लिए क्या किया जा सकता है? कोर्ट में याचिका, आंदोलन, जनमत कोर्ट में नहीं ले जा सकते। तो नीति निर्देशक तत्व ये डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल जो है, ये राज्य के लिए एक बात बताई गई है, एक कहा गया है कि राज्य को ये करना चाहिए, राज्य को निर्देश है, इसको लेकर आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ये इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, मतलब राज्य को निर्देश दिया गया है, लेकिन राज्य करे ये ज़रूरी नहीं। राज्य को करना चाहिए पर ज़रूरी नहीं कि करे, उसके लिए बंधन नहीं है। राज्य को निर्देश दिया गया कि आपको ये करना है, लेकिन जैसे फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट के अगर फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आप कोर्ट में जा सकते हैं कि हमारे इस राइट का, जैसे शिक्षा का अधिकार का हनन हो रहा है या स्वतंत्रता का अधिकार, किसी भी अगर वो फंडामेंटल राइट है तो वो कंपलसरी है, उसका हनन नहीं किया जा सकता। अगर उसका हनन होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में को आप कोर्ट में लेकर नहीं जा सकते, वो बाध्यकारी नहीं है। राज्य को निर्देश है, वो राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। नीति निर्देशक तत्व किसके लिए मार्गदर्शक होते हैं? तो नागरिकों के लिए, न्यायालयों के लिए, सरकार के लिए, तो वो सरकार के लिए निर्देश होते हैं, और उसी के निर्देशों का पालन करते हुए कोई भी राज्य अपने नागरिकों के लिए अच्छे कदम उठा सकता है, अच्छी नीतियों को ला सकता है। कौन सा अनुच्छेद समान वेतन की बात करता है? अनुच्छेद 39, 41, 45, 47। तो अनुच्छेद 39 समान वेतन की बात करता है। वो सभी जो भी एक जगह काम कर रहे हैं, एक जैसा काम कर रहे हैं, तो उनके लिए समान वेतन चाहिए, होना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का अनुच्छेद किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 45 है, जिसमें बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है। ये पहले ये नीति निर्देशक तत्व में है, अब ये फंडामेंटल राइट में आ गया है। अब ये फंडामेंटल राइट में आ गया है कि बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना है, बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, ये अनिवार्य हो गया है 12 साल के बच्चों के लिए, तो ये फंडामेंटल राइट में भी आ गया है। शराब के वेतन को हतोत्साहित करना किस निर्देशक तत्व का हिस्सा है? 44, अनुच्छेद 47, 50। तो ये अनुच्छेद 47 से संबंधित है, अनुच्छेद 47 से संबंधित है। समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? समान नागरिक संहिता है, समान है
44। देखिए 44 लिखने में भी समान रूप से है, तो इसको इस तरह से भी याद किया जा सकता है कि समान नागरिक संहिता इस अनुच्छेद में सन्निहित है। न्याय, सामाजिक और आर्थिक समानता किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो न्याय, सामाजिक, आर्थिक समानता अनुच्छेद 38 से संबंधित है। पंचायतों को बढ़ावा देने की बात किस अनुच्छेद से ली गई है? पंचायती राज की व्यवस्था किस अनुच्छेद, डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल में है? 39, 40, 41, 42। तो ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? ये है पंचायत की व्यवस्था है, अनुच्छेद 40 से संबंधित। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद थे और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक था जिसे हमने लिया, जिसमें मौलिक अधिकार, पंचायत से देखिए 2 प्रश्न था और पंचायत से एक अलग टॉपिक, इसके जस्ट बाद हम पंचायत के टॉपिक पर 10-20 क्वेश्चन बनाएंगे। इसमें मौलिक अधिकार, संसद और डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल राज के निर्देशक तत्वों से हमने कुछ प्रश्न लिए थे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये आप ज़रूर याद रखिए और रिवाइज करते रहिए। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।